भू, डरे नहीं डरे ना, डरोगे, एग्ज़ाम आने दो। 12th के बोर्ड्स के लिए आपके पास बस 6 दिन बचे हैं, तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन दे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं भी की हो तो ये वीडियो के थ्रू और इस वीडियो के जितने पार्ट्स होंगे एटलीस्ट आप उससे पास होने से ज़्यादा मार्क्स लाओ। मतलब अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा सो मिनिमम 40 to 45 मार्क्स स्कोर करना मेरा गारंटी है। बट आपको ये वीडियो के थ्रू, मतलब जितना भी वीडियो बने और जितना भी लंबा ये वीडियो चले, उस वीडियो के अंदर जितने भी आंसर्स मैं आपको बताऊंगा बोर्ड पर लिखकर, आपको वो सारे नोट करते रहना है। और याद रहे, जब आप चीज़ों को नोट करोगे सो इट विल बी बेस्ड कंप्लीटली ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। लास्ट वाले वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, उसका पीडीएफ पे लिंक अभी भी है। आई मीन टू से यूट्यूब पे जो वीडियो था उस पर लिंक अभी भी मैंने डाल के रखा हुआ है। यू गाइस कैन गो थ्रू दैट वीडियो और उस पर आप उसके सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हो। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो गाइज लेट्स स्टार्ट, जिसमें इस वीडियो के अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, जिसमें पहला पार्ट आपका रहेगा पार्ट चैप्टर 1 चैप्टर 2 विच विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। साइमल्टेनियसली विल बी गोइंग फॉर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 एंड उसके बाद में चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। गाइज प्लीज रिमेंबर चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, जिसमें से जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है इट इज कंटेनिंग मैक्सिमम वेटेज, मतलब 11 मार्क्स विथ ऑप्शन। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे थोड़ा ध्यान देना कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसे किस तरीके से आपको लिखना है। याद रहे, लिखाई पर नहीं बट तरीके पे मार्क्स मिलेंगे। मतलब जिस तरीके से आप पेपर लिखोगे दैट विल बी योर बेस फॉर गिविंग मार्क्स टू द टीचर्स। क्योंकि अगर टीचर्स आप लोगों के पेपर चेक करते हैं सो यू नो फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो एक समय के लिए एक पीक पर चला जाता है। तो उससे ध्यान रखते हुए आपको पेपर में क्या लिखना है, कौन से क्वेश्चंस के लिए कितना आंसर, कितने पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइज। So guys, now let's start with all the questions from chapter number 1 to chapter number 2 and simultaneously moving on further. So मैं important questions का list but obviously अब याद है तो सारे questions नहीं है, तो I will refer a PDF for it जो मेरे फ़ोन में है, iPhone 20s. ओके, सो जंपिंग टू द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, डिस्क्राइब कटिंग एंड बडिंग। अब मुझे पता नहीं कि कितने लोगों की इंग्लिश ख़राब है इस चीज़ में, बट अगर आप लोग सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहो कि व्हाट इज़ कटिंग एंड व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग। कटिंग बेसिकली मीन्स कि आप एक प्लांट हो और इसी प्लांट को आप कट करके, जैसे अगर समझ लो आपका पूरा एक प्लांट है, इस पूरे प्लांट को आप कट करके इसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट ऐड करो, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू कॉल एज कटिंग। सो यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक और क्वेश्चन, मैं एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढता हूँ जो समझाने में आसान हो। फॉर एग्जांपल डिफाइन पॉलीएम्ब्रियोनी, स्टेट इट्स डिफरेंट टाइप्स। सो पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी और इसके अलग अलग टाइप्स बताने हैं, ठीक है। तो जब आप पॉलीएम्ब्रियोनी उसके अलग अलग टाइप्स बताओगे तो जस्ट इमेजिन करो, पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है मोर देन 2। और उसके बाद में जब आप एम्ब्रियो की बात करते हो तो बट ऑब्वियसली एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो में इट्स अ काइंड ऑफ यू नो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग आने से पहले जो स्टेज होता है दैट्स कॉल्ड एज एन एम्ब्रियो, ठीक है। सो अकरेंस यू कैन से सिंपली, अगर आपको इस पे पहले पॉइंट्स लिखना है तो पॉली का मतलब हो सकता है सबसे पहले मोर देन 2। अब ट्रू यहाँ पे जब बात कर रहे हो तो आप ये सीड्स या प्लांट्स की बात करते हो, सो मोर देन 2 एम्ब्रियो लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड पॉइंट रहेगा, सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड, मतलब एक से ज़्यादा सीड जब किसी प्लांट में अकर हो, सो दैट्स कॉल्ड एज एन पॉलीएम्ब्रियोनी। तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी अकरेंस ऑफ मोर देन 1 सीड। आप अगर को रिलेट कर सको या बेसिक इंग्लिश समझ में आती हो तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दे आर रनिंग कॉन्करेंट एंड पैरेलल टू ईच अदर, ज़्यादा फर्क नहीं है। बट ये रहेगा कि आपको इसमें इज, आर, एम, द को ऐड करना पड़ेगा और इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे वो एक होता है ट्रू पॉलीएम्ब्रियो, अब इसमें लिखा भी था द क्वेश्चन स्टेट्स एज डिफाइन पॉलीएम्ब्रियोनी। पहले पॉलीएम्ब्रियोनी का सेकंड पॉइंट था डेफिनेशन, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट था उसका इंट्रोडक्शन, और जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट में उसके टाइप्स बताने हैं। तो जब आप टाइप्स बताते हो तो टाइप्स के 4 टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स, एक होता है एडवेंटिव और दूसरा होता है क्लीवेज। तो मैं लिख देता हूं ट्रू, फॉल्स, क्लीवेज
और लास्ट में एडवेंटिव, ठीक है। ये आप इसके 4 टाइप्स हो गए, और इस 4 टाइप्स के अंदर सब जगह पे किसका टाइप था, ये पॉली एम्ब्रियोनिक का टाइप था, बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ऐड करना होगा जस्ट पॉली एम्ब्री, माँ कसम स्पेलिंग रॉन्ग, ई यहाँ सही है, यही पॉली एम्ब्रियोनिक का स्पेलिंग यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये हो गया। दिस क्वेश्चन बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछेंगे तो आपको 2 मार्क्स के लिए, और अगर आप नोट करोगे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3rd पॉइंट, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, और 3rd पॉइंट इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 4 डिफरेंट सब पॉइंट्स। तो सी ट्राई टू मेक सम सेंस ऑन इट व्हेन एवर यू आर राइटिंग और व्हेन एवर एक्सप्लेनिंग समथिंग। देखो याद रखना, जब आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे या जब आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए तो नॉट मोर देन 4 पॉइंट्स। अगर आपको 4 नहीं आते तो ठीक है, 3 कर ही सकते हो। व्हेन यू मूव ऑन फर्दर, और अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन ना पूछ के अगर उसने 3 मार्क का किसी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो गो फॉर 6 पॉइंट्स और एटलीस्ट मिनिमम 5 पॉइंट्स। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 5 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 मार्क्स एंड एज वेल एज 2 मार्क्स, ठीक है। तो 3 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 2 मार्क्स क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली इट शुड बी कंसिस्टिंग ऑफ 4 पॉइंट्स और इधर 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स उन लोग के लिए जिनको, अब बताया था मैंने कि ये वीडियो उन लोग के लिए ज़्यादा प्रीफरेबल होगी जिनको पूरे साल पढ़ाई ना कर कर अब खाली बस बोलते हैं ना कि भाई कुछ भी करके पास होना है, तो ये कुछ भी करके पास होने वालों के लिए 3 मार्क या 3 पॉइंट्स हैं, और जिनको अच्छे से आता हो बट ऑब्वियसली 4 पॉइंट्स उनके लिए प्रीफर्ड है। एंड गोइंग ऑन फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन जो खाली पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, 5 मार्क्स या 5 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड होगी। और ये जो 6 पॉइंट होगा, 6 पॉइंट जिसमें मतलब आप 6 पॉइंट्स लिख सकते हो, 6 पॉइंट्स विल बी फॉर दोस्त जो पूरे साल पढ़ते हैं। देखो याद रखना, बोर्ड्स जो है, आई वोंट से कि दिस इज़ माई डिसीजन और ये मेरा कंफर्म पॉइंट है, बट बोर्ड्स वालों को ना हु से ज़्यादा वाई में ध्यान होता है। मतलब क्यों, वाई इज़ इट लाइक दैट, वाई इज़ इट लाइक दैट। सो ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ स्टेप्स होते हैं ना जो आपको आगे चैप्टर में इंपॉर्टेंटली आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई गो फॉर अनदर एग्जाम्पल, जैसे डिस्क्राइब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस विच एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। सो जब आप क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हो तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जब आप क्रॉस पॉलिनेशन की बात करोगे ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ही होता है कि आप पॉलिनेट कर रहे हो। पॉलिनेशन का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, यू गाइस कैन गो बैक एंड सी टू इट। बट मूविंग ऑन फर्दर, जब आप क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हो, ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ इट। क्रॉस का मतलब होता है ए और बी का आप क्रॉस करो, ठीक है। तो ए वाला गैमेट, ए वाला जो गैमेट होगा या ए वाला जो प्लांट होगा, उसका क्रॉसिंग आप बी वाले गैमेट या बी वाले प्लांट के साथ करोगे, ठीक है। गैमेट इज टू प्लांट और प्लांट इज टू गैमेट, तो इसी को तो कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यही है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, और इसी के ऊपर आप 1 पॉइंट और 2 पॉइंट लिख सकते हो, एंड इस पर आगे चल के आप उसका कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, याद रखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, यू नो, there is a concept when you try to correlate all this stuff. When you are talking about outbreeding devices, you know, बायोलॉजी में चीज़ों को कोरिलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप लोगों का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग या क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। अब ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि एग्जाम के 6 दिन या 5 दिन पहले आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, क्योंकि यू नो किसी को मजबूरी में साइंस लेना पड़ा था, किसी की मजबूरी में किसी का मजबूरी में साइंस से बुरा हाल है। सो डिपेंडिंग अपॉन इट, जब आप आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करते हो ना, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कि आप ऐसे डिवाइसेस लो जो ब्रीडिंग में हेल्प करे और वो बाहर से हो। और ये जो पूरे क्वेश्चंस अभी कर रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंस के, वो सारे क्वेश्चंस बेसिकली कौन से चैप्टर से हैं, फर्स्ट चैप्टर के ही है, प्लांट्स। तो प्लांट्स में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब जिसमें इंसान अपनी दखल अंदाजी करे, या कुछ एक ऐसा आउट ब्रीडिंग हो, जैसे आप लोग ने सुना होगा हनी बीज हेल्प इन पॉलिनेशन, विंड हेल्प इन पॉलिनेशन, एंड ऑल्सो सम टाइप ऑफ अदर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, यू कैन से अदर पॉलिनेटिंग सोर्सेज। विंड हो गया, इंसान के खुद के पैर हो गए, तो जब इंसान कहीं पर हाथ लगाए और उसके बाद में वही हाथ किसी और पे लगाए तो देयर इज अ चांस कि बीमारियां फैले। बट प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स के केस में पॉलिनेशन होता है। सो पॉलिनेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ यू नो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम लोगों को अलग अलग टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लगेंगे। तो ये वाला पॉइंट देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मैंने मतलब बताया। आउट का मतलब होता है बाहर से, ब्रीडिंग का मतलब बट ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और डिवाइसेस में आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। ये क्रॉस पॉलिनेशन मैक्सिमम 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में देखो अलग अलग नाम भी आते हैं, जैसे डाइकोगैमी आता है, हर्कोगैमी आता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आता है और यूनिसेक्सुअलिटी आता है, ठीक है। डाइकोगैमी इज बेसिकली
यू नो डाइकोगैमी इज बेसिकली टाइप ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर। अभी मैं इसका पॉइंट्स आपको अगर लिखूँ तो देखो, सबसे पहले डाइकोगैमी, ठीक है, डाइकोगैमी लिख लिया। डाइकोगैमी के बाद में हरकोगैमी, हरकोगैमी के बाद में सेल्फ एक सेकेंड, हरकोगैमी। उसके बाद में सेकेंड लास्ट जो रहेगा वो आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगा, और उसके बाद में यूनिसेक्सुअलिटी। तो सेल्फ मतलब खुद से ही अपने आप को रिजेक्ट कर देना, ये अक्सर मैं करता हूँ खुद को, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एंड गोइंग ऑन फर्दर, लास्ट वाला पॉइंट जो रहेगा दैट विल बी यूनिसेक्सुअलिटी। एक टाइम के बाद में यही होगा सबके साथ, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ वैसे। तो दैट्स ऑल, इसके 4 टाइप हो गए। देखो अभी मैंने आपको क्रॉस पॉलिनेशन, उसके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के 4 पॉइंट्स बताए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। 5 पॉइंट तो वैसे ही हो गए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट जब हो गए तो अब इस 5 पॉइंट में से, बट ऑब्वियसली कॉमन सेंस यूज़ करना। आई नो कि देर विल बी सम टर्म्स और देर विल बी सम वर्ड्स जो मुंह से बोलते बोलते ज़ुबान कटने का डर होगा, तो ज़ुबान ना कटे तो मत पढ़ना, या पढ़ने का भी ट्राई मत करो उसे, बट ट्राई टू मेमोराइज सम थिंग्स। जैसे कैसे हम लोगों को टेबल्स होते थे, पता है 9 का टेबल होता था तो 9 into 1 और 9 into 2 करते थे। फिर बाद में कोई बच्चा आता था बोलता था तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते, तेरा पूरा 9 का टेबल हो जाता था। उसी तरीके से ना ट्राई टू मेमोराइज सम थिंग्स, क्योंकि यू नो थिंग्स अर्न द हार्ड वे विल स्टे, बट थिंग्स जो आसानी से मिलती है उसकी कदर भी नहीं होती। तो इसी के लिए अब हार्ड वे जो भी आप लोगों को लगे कि भाई डाइकोगैमी हो गया, हरकोगैमी हो गया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो गया, यूनिसेक्सुअलिटी हो गया, ये सारे पॉइंट्स में से अगर आपको 2 या 3 पॉइंट भी याद होंगे तो दिस आंसर वोंट कम फॉर मोर देन 2 मार्क्स, ठीक है। सो 2 मार्क्स के लिए आई थिंक दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा आपको और लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन के वीडियोस में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन का असल मतलब क्या होता है, ठीक है। द क्वेश्चन जो पूछते हैं वो लोग, आई विल रिपीट द क्वेश्चन, इट स्टेट्स दैट व्हाट इज पॉलिनेशन एंड ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन एनेमोफिली एंड टेमोफिली विद रेफरेंस टू पॉलिनेटिंग एजेंट, स्टिग्मा, नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस वही जो खुशबू होती है, खुशबू, वो तो वो लेके चली गई। नेक्टर होता है, नेक्टर का मतलब दैट्स बेसिकली स्मेल। उसके बाद में नेक्टर का मतलब स्मेल नहीं होता, सॉरी, नेक्टर का मतलब द यू नो शहद जिसको कहते हैं, द स्वीट, क्या होता है, मीठा लगता है। मीठी चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ आजकल, बहुत मीठे लोग, आजकल बहुत सारी मीठी चीज़ें फैली हुई हैं। सो व्हाट इज़ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब एक तरीके से जो आपके पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स। तो सबसे पहले जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज पॉलिनेशन, तो आप पॉलिनेशन को डिफाइन करोगे, ठीक है। पॉलिनेशन को डिफाइन करने के बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना था? नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमोफिली एंड एंटोमोफिली, ठीक है। एंटोमोफिली का मतलब क्या होता है? एंटोमोफिली का मतलब होता है, एंटो का मतलब होता है इंसेक्ट, ठीक है। एंटो का मतलब होता है इंसेक्ट, तो एंटोमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट से पॉलिनेशन। और उसके बाद में नेक्स्ट एंटोमोफिली के बाद में एनिमोफिली जो रहता है। अब एनिमोफिली सुनने में ऐसा लगेगा कि यू नो वेरी टफ एनालॉजी या ऐसा वर्ड है जो सुना नहीं होगा, बट ये सारे वर्ड्स जो होंगे जैसे ये, ठीक है। तो थर्ड पार्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ANE, मेरे को स्पेलिंग भी नहीं याद है, खैर। ओके, सो लास्ट में जो एनिमोफिली होता है, एनिमोफिली का मतलब क्या होता है कि जो विंड लविंग हो या एयर लविंग, एयर लविंग, ये जो एयर है उसको हवा कहते हैं, ठीक है गाइस, हवा 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 हवा, ओके। सो ये जो हवा से प्यार करता है उसको हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। और एनिमोफिली इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सोर्स, यू कैन से, फॉर पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए एनिमोफिली इज अ सोर्स जिससे पॉलिनेशन आसानी से हो सके, रिप्रोडक्शन अच्छे से हो सके, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट में हेल्प करने वाला किसी और, मतलब कैसे कहते हैं इसको, आप कह सकते हो ना एक तरीके से, मुझे एक्चुअली में समझाना तो नहीं है, बट जस्ट फॉर हंसने के पर्पज से, अगर आप एनिमोफिली बोलते हो ना, तो एनिमोफिली को बोल सकते हो कि वो पंडित जी है जो 2 लोगों को मिलाने का काम करते हैं। तलाक देता तो बेटर होता, बट खैर एनिमोफिली समझ में अगर आ चुका हो। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बार बार पूछ सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चंस मेरा भी फेवरेट है। डबल मतलब 2 और फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन,
इज़ इट पॉसिबल? हाँ होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है। जब मर्द प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ वेरी कॉमन कंसेप्ट। और ये प्लांट्स की बात हो रही है गाइस, सो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सी सबसे पहले जब आप डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हो, सो गेट दिस कंसेप्ट इन माइंड कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको आंसर्स में लिखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो रहना चाहिए डबल फर्टिलाइजेशन में, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ये 2 पॉइंट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, और उसके बाद में द सेकेंड पॉइंट विल बी फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, ये 2 पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट लिखने के बाद में लास्ट के जो 2 पॉइंट्स रहेंगे, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये जो एम्ब्रियो बना है ना, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी तो देना पड़ेगा, तो ये वाला ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, नरिशमेंट, ठीक है, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एंड द लास्ट पॉइंट will be nourishment of embryo के बाद में the last point will be efficient use of the resources। efficient use of the resources इसलिए बोला गया क्योंकि endosperm is somewhat some place somewhere responsible for the nourishment of embryo। तो अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखा हुआ है, इसी 3 पॉइंट में से आपका चौथा पॉइंट बनेगा efficient, ये FICIENT, efficient use of the resources, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो, नरिशमेंट, फॉर्मेशन एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन एम्ब्रियो, ये सारे पॉइंट्स अगर आपने लिख लिए तो डबल फर्टिलाइजेशन विल बी इजी टू अंडरस्टैंड और इजी मार्क्स ही मिलेंगे। आई थिंक 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। और अगर आप लोगों को वॉवल्स नहीं आता है, इज, आर, एम, द, सो यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टीचर्स जो इंग्लिश जो पेपर चेक करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश के वोकैबुलरी चेक करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बायोलॉजी की वोकैबुलरी चेक करते हैं। सो व्हेन यू आर राइटिंग योर बायोलॉजी का पेपर, not related to any other subjects, but when you're talking about biology का पेपर, जब मुझे पेपर मिलेगा, so I will be looking for words which is related to biology, but biology के words में मिस्टेक ना हो। अगर आपके vocabulary में is, are, am, the, जैसे I am a boy को बॉय एम आई लिखो, आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में लिख दो, तो दैट वोंट बी इशू। बट जो बॉय भी गलत लिखा होगा, BYO लिखो, BO लिख दो, और फिर एक्सपेक्ट करो कि टीचर उसके लिए मार्क्स दे, सो दैट वोंट बी अप्रिशिएबल, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर्स और भी होते हैं जो इंग्लिश के लिए भी मार्क्स काटते हैं, सो बी केयरफुल व्हाट यू आर राइटिंग, ठीक है। मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बता दिए हैं, और इसके अलावा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे तो मैंने आप लोगों को वैसे PDF में बताए हुए हैं। बट फिर भी अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो अभी तो फ़िलहाल के लिए जितने भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग के बाद में कुछ और भी टेक्निक्स हो गए, ग्राफ्टिंग के बाद कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया, उसके ऊपर डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशंस होते हैं, यू कैन जस्ट मेमोराइज इट और गो थ्रू इट, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है वो। लास्ट में कुछ टर्म्स होंगे जैसे सिफोनोगैमी। सिफोनोगैमी का मतलब क्या होता है, तो यू हैव टू राइट सिफोनोगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन वाया पॉलन ट्यूब। इसका मैं मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे, सिफोनोगैमी, ठीक है। सिफोनोगैमी का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, नहीं, जर्मिनेशन थ्रू पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन थ्रू पॉलन ट्यूब, ठीक है। दैट्स इट। फर्स्ट चैप्टर में से इससे ज़्यादा और कुछ भी क्वेश्चन बार बार नहीं पूछा जाता, या डायग्राम्स बार बार लोग पूछते हैं कि सर कौन से टाइप ऑफ डायग्राम्स आ सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि एक डायग्राम मिनिमम 5 बार, एक डायग्राम को जितने कम से कम टाइम लगे बनाने में, दैट विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर अ डायग्राम। सो आई विल जस्ट गिव यू द फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। सो नाउ आई विल टेल यू सम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर चैप्टर नंबर 1। सिमिलरली आई विल ऑल्सो टेल सम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स विल बी TS ऑफ एंथर, ठीक है, TS ऑफ एंथर, इसी पर खाली ध्यान देना, TS ऑफ एंथर। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो गाली तो दे ही सकते हो, बट ये उन लोग के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने लास्ट मिनट तक कुछ नहीं पढ़ा है। TS ऑफ एंथर, एंड TS ऑफ एंथर के बाद में आई डोंट थिंक कि इससे और भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिनेशन या हाउ डज पॉलिनेशन अकर का भी डायग्राम का सेट है, बट आई वुड सजेस्ट कि TS ऑफ एंथर, TS ऑफ एंथर, TS ऑफ एंथर, TS ऑफ एंथर, ठीक है। ये वाला डायग्राम कर लेना बेटर चैप्टर नंबर 1 से, एंड नथिंग मोर देन दिस, दैट्स ऑल। And yeah guys, also just a reminder, 16th को, 17th को, not 16th is not a good day, but 17th की रात I will be online
फुल डे तो नहीं, बट ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले के वीडियो में कहा था कि मैं पूरी रात ऑनलाइन रहूँगा, लाइव रहूँगा, सो दैट आप लोगों को एक रात पहले अगर कुछ भी डाउट आए तो आप लोग किसी और प्रोफेसर को डिस्टर्ब करने से अच्छा है मुझे लाइव डिस्टर्ब करो, मज़ा आएगा। लेट्स गो ऑन फर्दर टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या करना है। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है और अभी भी आई रिपीट। चैप्टर नंबर 2 में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल करनी है, ट्राइमेस्टर्स करने हैं, उसके बाद में सन की क्यों होती हैं कुछ जेंडर्स, और कुछ जेंडर्स इतने शांत क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद में टीएस ऑफ टेस्टिस हो गया, टीएस ऑफ ओवरी हो गया, उसके बाद में ओव्यूलेशन क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, मेंटल क्यों होते हैं कुछ लोग और कुछ लोग नॉर्मल क्यों होते हैं। दैट्स इट, इतना अगर कर लिया सो इट वुड बी द बेस्ट टू मूव ऑन फर्दर विद द क्वेश्चंस, वरना फिर कमेंट सेक्शन में आएगा कुछ ऐसी बात जो मैं बोल नहीं पाऊँगा इस वीडियो में। सो गाइज नाउ गोइंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट था सारी चीज़ें बता दी, और आंसर किस तरीके से लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स लिखना है, ये सारी चीज़ें भी बता दी हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क्स और मेजॉरिटी 2 + 3 5, इससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं आते क्वेश्चंस में। सो नाउ विल मूव ऑन फर्दर। सो व्हेन यू मूव ऑन फर्दर आपको चैप्टर नंबर 2 आएगा। चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। जैसे देखो कुछ पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। कॉर्पस लूटियम क्या होता है, अब ये सारे जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ कुछ लोगों को उर्दू लगेगी, हिब्रू भी लग सकती है, कुछ चीज़ें बार बार ज़िंदगी में याद आ जाती है। हाँ, सो जब मैंने यहाँ पे आपको ये वर्ड लिखा कॉर्पस लूटियम, ठीक है, कॉर्पस लूटियम जो रहता है इट परसिस्ट्स क्या, HCG, ह्यूमन कॉर्टिकोट्रोपिक गोनाडोट्रोपिन। ये नाम आप लोगों को तब याद रहेगा जब आप इसे पढ़े रहोगे। देखना याद रखना, चैप्टर नंबर 2 ज़्यादा मार्क्स क्या ज़्यादा वेटेज कैरी नहीं करता, सिंपल होगा, बस जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि कुछ हार्मोन्स, कुछ नहीं, इनफैक्ट मेजॉरिटी हार्मोन्स, और उस हार्मोन्स के प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शंस क्या होते हैं, दैट्स इट। तो मैं आपको क्वेश्चंस पे आता हूँ डायरेक्टली। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछेंगे, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। पहली बात तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का मतलब होता है स्पर्म, बट ऑब्वियस, और आगे जो जेनेसिस होता है, जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्मेशन, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए आप लोग को टीएस ऑफ टेस्टिस, ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस में चाहिए, तो इसमें क्वेश्चन में लिख देता हूँ टीएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। ये वाला जो सेगमेंट होगा, ये वाले सेगमेंट को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखोगे आप लोग को तो टेक्स्ट बुक में लेफ्ट साइड कॉर्नर पे दिखेगा आपको सर्कल सर्कल सर्कल, या राइट साइड कॉर्नर पे आपको दिखेगा सर्कल सर्कल सर्कल, टेक्स्ट बुक में ही है ये, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट इज एक्सपांड द टर्म ZIFT। ZIFT का मतलब क्या होता है, ZIFT का फुल फॉर्म आपको सामने दिख जाएगा। इतना कुछ इशू नहीं आना चाहिए आप लोग को ZIFT का मतलब क्या होता है ये सब समझने के लिए। हाँ, आप लोगों को ऐसे टर्म्स, ऐसे टर्मिनोलॉजी जैसे क्रिप्टोचाइडिज्म, ठीक है, क्रिप्टोचाइडिज्म, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं क्रिप्टोचाइडिज्म का मतलब क्या होता है, जस्ट राइट इट डाउन, अनडिसेंडेड टेस्टिस। इस वर्ड का मतलब क्रिप्टोचाइडिज्म, ये क्रिप्टोचाइडिज्म का मतलब होता है। क्रिप्टोचाइडिज्म भी क्वेश्चंस में पूछते हैं। उसके बाद में और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको पूछेंगे द जर्माइनल लेयर प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। एस्टेशन ट्यूब हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, मिडल ईयर हो गया, लाइनिंग ऑफ द मिड, ओके ये तो पूरा ही अलग हो गया। आई वोंट रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, माय बट डिफाइन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जब आप इनफर्टिलिटी की बात करते हो सो यू कैन मतलब बोलते हैं ना, फेंकने में जो एक्सपर्ट होता है, सेकंड चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर विल बी यू नो काइंड ऑफ जड़ी बूटी फॉर यू गाइस, बिकॉज इनफर्टिलिटी के बारे में ज्ञान तो आप लोग बहुत कुछ दे सकते हो, बस पता होना चाहिए कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जो माँ या बाप बनने योग्य ना रहे। हालांकि कुछ लोग योग्य रहकर भी इनफर्टाइल बनना पसंद करेंगे, बट आज की जनरेशन में इनफर्टिलिटी का मतलब पता होना ज़रूरी है। उसके बाद में एनी मोर क्वेश्चंस विच इज़ आस्क्ड through fertilization, okay, give reasons. Though fertilization takes place in the ampulla of fallopian tube, implantation of embryo takes place after reaching the uterus. बहुत ही सिंपल पार्ट है ये, या बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, बट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आफ्टर रीचिंग द यूट्रस। अब यूट्रस जो होता है वहीं पे इम्प्लांटेशन होता है आपके एग का। सो द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस इज, अगर आपका
जाइगोट या एम्ब्रियो जो है, अगर उसको एंडोमेट्रियम जो आपके यूट्रस का इनर लाइनिंग होता है, अगर वहाँ पे वो कभी अटैच हुआ ही नहीं, तो द प्राइमरी न्यूट्रिशन के साथ साथ में प्लासेंटा का फॉर्मेशन के साथ साथ में जो पीरियोडिक चेंजेस आने चाहिए हार्मोन्स के अंदर, वो कभी आगे इंसिस्ट या यू कैन से कभी आगे इंड्यूस ही नहीं होंगे। ठीक है, मैंने अभी कुछ 3 या 4 पॉइंट्स बोले, आई रिपीट इट अगेन। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फेलोपियन ट्यूब एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द एंडोमेट्रियम, यू कैन से द यूट्रस का इनर लाइनिंग। ठीक है, अगर यूट्रस के इनर लाइनिंग में जाइगोट या एम्ब्रियो कभी अटैच होगा ही नहीं, तो द हार्मोन विल नेवर सेंड द सिग्नल टू स्टॉप द पीरियोडिक साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी रुकेगा ही नहीं, तो बट ऑब्वियसली यू कैन नेवर गेट क्या कहते हैं इसको, यू विल नेवर कंसीव। ठीक है, तो कंसीव करने के लिए पीरियोडिक साइकिल रुकना पड़ता है, एग को बाहर आना पड़ेगा और एग को बाहर आके यूट्रस के पास अटैच होना पड़ता है, और ये यूट्रस का अटैचमेंट ही हार्मोन्स को बताता है कि भाई अब और एग को रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस एंड सिमिलरली जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। सो दिस इज़ प्राइमरीली द रीज़न वाई द फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, बट द इम्प्लांटेशन जो होता है वो जाइगोट जो यूट्रस होता है उसके इनर लाइनिंग या इनर वॉल में होता है, उसको हम लोग एंडोमेट्रियम में कहते हैं। डायग्राम्स या यू कैन से कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मत याद करो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर क्या होगा ही, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टीयर्स ऑफ टेस्टिस के बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कुछ टॉपिक्स और उसके साथ ही साथ में हॉर्मोन्स एंड हॉर्मोन्स के एक्शंस। सिमिलरली नाउ आई डोंट थिंक कि चैप्टर नंबर 2 में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ, एंड टू एंड पे आप आओगे जब, तो you will get such questions as define different types of define different types of instruments or devices which prevents pregnancy। तो उसके लिए पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, और उसमें से आप लोगों को लाइक क्या कह सकते हैं, वेसेक्टॉमी हो गया, ट्यूबेक्टॉमी हो गया, निरोध हो गया, उसके बाद में ZIFT हो गया, GIFT हो गया, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं 2 से 3 मार्क के लिए पूछते हैं, 2 से 3 मार्क से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे। सो ट्राई टू बी प्रिसाइज, मतलब आपको अभी तक जो मैंने 2 चैप्टर खत्म किया, ठीक है, 2 चैप्टर खत्म करने के बाद अभी ये सेकंड चैप्टर, दैट्स द एंड ऑफ सेकंड चैप्टर, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ होगा नहीं। अगर आप लोगों को डाउट आता है, बट डेफिनेटली आई विल बी देयर टू हेल्प योर डाउट्स, टू गेट क्लियर ऑफ ऑल दोज डाउट्स। बट अगर डाउट्स अगर ना आए और अगर ऐसा लगे आपको कि आपको सब आता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि जब आपको सब आता है, यू नो लाइक 2 ही कंडीशन होता है जब सब आता है, या तो कुछ नहीं आता तब सब आता है, या तो जब सब कुछ आता है तब सब आता है। फिलहाल के लिए यू नो एक चीज़ और याद रखना कि एग्जाम्पल कैरीज मार्क, ठीक है। तो अगर आपको 3 पॉइंट हो चुका है और 1 पॉइंट और लिखना है जिसमें आप एग्जाम्पल को लिख सकते हो, तो आई विल इंसिस्ट कि आप एग्जाम्पल्स लिखो, ठीक है। एग्जाम्पल्स कैरी मार्क्स। और जो बोर्ड्स में ऐसे बीच बीच में ऐसा लाइन बीन बनाते हो ना, वो बकलोली तो करना ही मत, कुछ फ़ायदा नहीं है, बेकार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 5वीं के बच्चों को स्केल और पेंसिल दे दिया है, वो लोग को चेक करना है कि पेंसिल और स्केल का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। डायग्राम बनाने में इसको मेहनत लगाना, बायोलॉजी के अंदर डायग्राम जो भी रहेगा पेंसिल से, और उसमें जो भी लेबलिंग्स रहेगा यू कैन लेबल इट विद पेन, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, सेकंड चैप्टर डन, फर्स्ट सेकंड चैप्टर। इसमें आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आंसर्स क्या लिखना है, आंसर्स जो भी क्वेश्चंस पूछे, जैसे इफ यू टॉकिंग अबाउट ओवरी रिलेटेड टर्म्स, ओवरी रिलेटेड टॉपिक्स, जब आपको टेस्टिस की बात करी जाए तो टेस्टिस रिलेटेड टर्म्स, टेस्टिस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। जब आपको डायग्राम पूछा जाए ओवरी के बारे में, तो आप टेस्टिस बना के ये उम्मीद मत करना कि आपको मार्क्स दिया जाएगा। सिमिलरली जब आप ओवरी की बात करो, तो ओवरी के लेबलिंग्स प्रॉपर रखना, याद रखना, डायग्राम आप पिकासो की तरह बनाओ, लेकिन अगर आपके डायग्राम के लेबलिंग्स आप गलत करो, सो मार्क्स कट होते हैं वहाँ पे। 3 से 5 मार्क के आपको डायग्राम्स आते हैं, 3 से 5 मार्क के डायग्राम को अगर आपको पूरा चाहिए, तो ट्राई टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि आप लोग जब डायग्राम बनाते हो तो लेबलिंग्स आपकी सही रहे, क्योंकि इफ़ योर लेबलिंग इज इनकरेक्ट, डेफिनेटली टीचर्स मार्क्स उसके लिए कट करते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्लीज़ अवॉइड दो सिली मिस्टेक्स, क्योंकि इस उम्र में सिली मिस्टेक्स तो सबसे ज़्यादा होते हैं, वरना आज मैं यहाँ थोड़ी होता, मैं आज कहीं और होता। ओके, सो गाइज आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर। आप लोगों को आंसर्स कैसे लिखने थे ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ, और क्या लिखने हैं अब ये भी बताते आ रहा हूँ। इफ़ यू वांट दी सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मैं आपको PDF तो नहीं, बट डेफिनेटली आई विल गाइड यू थ्रू कि आपको आंसर्स में क्या क्या लिखना है। क्या क्या लिखना है ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। टॉपिक पे रहो, टॉपिक से भटको मत, लेकिन
एक पॉइंट का मतलब अगर आपको समझ लो 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 4 पॉइंट, स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। 2 मार्क का क्वेश्चन होगा 4 पॉइंट, 3 मार्क का क्वेश्चन होगा 6 पॉइंट। डायग्राम होगा, डायग्राम का नाम होना जरूरी है, नाम के साथ साथ में उसके लेबलिंग्स होना जरूरी है। याद रहे अगर आपने यहाँ पे हिपोपोटामस बनाया हुआ है, ये आपका हिपोपोटामस है, तो हिपोपोटामस की तरफ एरो दिखा के आप उसको लेबल करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिपोपोटामस यहाँ पे है और आप एरो यहाँ पे बनाते हो, ये गलत तरीका है लेबलिंग करने का। ये बहुत ही बेसिक और बेहुदा चीज़ है समझाने के लिए, बट फिर भी यहाँ तक जब पहुँच ही चुके हो तो कहीं ना कहीं आप लोग की हालत मेरे जैसे ही थी जब मैं 12th में था। खैर, इसके अलावा एनी मोर गाइडलाइंस, एनी मोर हेल्प गाइस, प्लीज़ लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।